हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। तो हमारे पराक्रम बैच का ये दूसरा क्लास है और इसमें हम लोग पॉलिटी का जो आज टारगेट डिसाइड किए थे, यानी कि प्रियम्बल प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, और साथ ही हम लोग करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमने बताया था कि कल हम लोग उसको पूरे तरीके से डिटेल में हम लोग उससे बात करेंगे, लेकिन ये तीन टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी बनते हैं, साथ ही वन लाइनर प्रश्न क्वेश्चन भी यहां से जनरेट होता है। और आपने देखा होगा लगभग सभी एग्जाम के लिए मैंने हमेशा बताया है कि आपको एक से लेकर 51 तक के आर्टिकल जो है वो फिंगर टिप में जो है होने चाहिए, एकदम आपको मतलब कि मुंह जुबानी याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि संविधान एक्चुअली में होता क्या है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके द्वारा या जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। शासन जो चलता है वो सार्वजनिक जीवन का जो संचार होता है वो चार प्रकार से होता है। राजनीतिक रूप से होता है, अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक रूप से होता है, प्रशासनिक रूप से होता है, और शिक्षा यानी कि शैक्षणिक रूप से शासन चलाया जाता है। राज्य व्यवस्था क्या होता है? राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें ही हम लोग राज्य व्यवस्था का नाम देते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था संविधान और राज्य व्यवस्था को लेकर। संविधान का वर्णन हम तीन प्रकार से करते हैं। एक तो संविधान का दर्शन क्या है, सरकार का गठन किस रूप में होता है, और विविध के रूप में। तो संविधान के दर्शन के रूप में बता दें कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये चार पॉइंट जो है संविधान के दर्शन के रूप में आते हैं, यानी कि संविधान का आपका आधार क्या है। सरकार का गठन कैसे होता है? विधायिका के रूप में होता है, यानी कि कानून बनाने का कार्य जो लोग करते हैं। कार्यपालिका के रूप में होता है वह संस्था जो कानून लागू कराने का कार्य करती है, और न्यायपालिका जो न्याय करने का कार्य करे। अब कार्यपालिका को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक जो होता है वो अस्थायी कार्यपालिका होती है, और प्रशासनिक जो होता है वो स्थायी कार्यपालिका होती है, यानी कि नौकरशाही। और जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसमें मंत्री परिषद आता है, ये आप लोग ध्यान रखें। विविध में क्या क्या होगा? विविध में नागरिकता है, केंद्र राज्य संबंध है, निर्वाचन है, पंचायत है, नगर पालिका है, संस्थाएं हैं, और भी एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट रहते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल की, यानी कि प्रस्तावना की। यहां से आपको एक न एक प्रश्न जो है लगातार एग्जामिनर बनाता आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर जो है अपने नोट पॉइंट में मेंशन करिएगा। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका या आमुख से है। आमुख मतलब बेस से है, जिससे संविधान का उद्देश्यों और आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप, संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ये दोनों डेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे भारत की संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, के रूप में स्थान दिया गया था। अब प्रस्तावना का प्रयोग जो है किस किस रूप में होता है? सत्ता का स्रोत, जैसे सत्ता का स्रोत क्या है? जनता है, एग्जाम में कई बार आ गया है। सत्ता का स्वरूप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये जो है सत्ता का स्वरूप है हमारे प्रियम्बल का, और यही क्रम है। ये क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्ता का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, नागरिकों के लिए समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व और एकता और अखंडता, ये जो है हमारे प्रस्तावना का मतलब कि एक प्रकार से उद्देश्य है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं संविधान का प्रावधान। जो संविधान के प्रावधान का जो स्रोत है वो कहां से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी आप ध्यान रखें। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय जो हमारे संविधान के प्रावधान में बताया गया है वो रसिया से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो है फ्रांस से लिया गया है हमारे संविधान के प्रावधान में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं और पूछे भी गए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो संविधान के और भी विभिन्न स्रोत हैं उसको हम अलग से बताएंगे, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें। उद्देशिका या प्रस्तावना, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था, ये हमने बताया था 13 दिसंबर
1946 को प्रस्तुत किया था और संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947। देखिए आरओ के एग्जाम में डेट बहुत पूछा है, तो डेट आप लोग जो है याद रखे रहिएगा। प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है वो क्या क्या है, जैसे जो मूल तत्व है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसके मूल तत्व में आते हैं। 3 प्रकार के न्याय की बात करता है हमारा प्रस्तावना। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रस्तावना में बताई गई है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात करता है और बंधुत्व बढ़ाने की हमारा जो प्रियम्बल है ये बात करता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब प्रस्तावना की जो संशोधनीयता होती है, यानी कि कब कब उसमें कैसा कैसा अमेंडमेंट किया गया, तो एक ही बार उसमें अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन कुछ केसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। बेरूबारी केस ये 1960 में हुआ था। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये स्टेटमेंट इस केस से निकलकर आया था, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। केशवानंद भारती केस 1973, ये ईयर भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये इसमें बताया गया था। इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, और जो संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। संशोधन आपके आर्टिकल 368 के सेकंड एक्ट से होगा, यानी कि जो विशेष बहुमत होता है और 2/3 जो है मतों के द्वारा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने के जो है समय किया गया था। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक ही बार यहां पे संशोधन हुआ है हमारे प्रस्तावना में। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो वाद हुआ था वो 1995 में हुआ था, जिसमें प्रस्तावना की संशोधनीयता को की पुष्टि कर दी गई थी, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं प्रस्तावना को लेकर, जैसे डॉक्टर के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। ये मतलब कि ये जो है एक शब्द है जो कि मूल शब्द है उस स्टेटमेंट का, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा है। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। वहीं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। ये सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब प्रस्तावना के जो अन्य तथ्य हैं, जैसे अपरिवर्तनीय प्रकृति है प्रस्तावना की। देखिए स्टेटमेंट वाले प्रश्न अगर बनाना होगा तो यहीं से वो इसका निर्माण कर सकता है, इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, जो बताए गए हैं, मेंशन किए गए हैं डायग्राम मेथड से, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। अपरिवर्तनीय प्रकृति है हमारे प्रस्तावना की। कानूनों पर प्रभाव नहीं डाला जा सकता है प्रस्तावना के, चाहे वो संसद या राज्य विधान मंडल के द्वारा। महत्व क्या क्या है, जैसे स्रोत भारत की जनता है, दर्शन, उद्देश्य, आदर्श, शक्ति का स्रोत, तिथि और प्रकृति, ये सारे के सारे इसके महत्व के रूप में आते हैं। न्यायपालिका ने प्रस्तावना संविधान सभा के सदस्य के मन की बात कहता है। न्यायपालिका का एक स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना जो है संविधान सभा के सदस्य की मन की बात कहता है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। अन्य स्थानों पे जो उल्लेख मिलता है, 3 प्रकार के न्याय की जो है 3 प्रकार की न्याय की बात जो है ये आपको डीपीएसपी में भी दिखाई देगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको फंडामेंटल राइट्स में भी दिखाई देंगे आर्टिकल 19 के थ्रू। अखंडता एवं एकता की बात आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी शामिल है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा अगला जो पॉइंट है, टॉपिक है पॉलिटी में, डीपीएसपी, उसकी बात करेंगे। तो नीति निदेशक तत्व को बता दें कि इसका जो स्रोत है ये आयरलैंड से लिया गया है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको आप लोग ध्यान रखें। ये क्या है, ये सरकार को दिया गया सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन करना नीति निर्माण के दौरान आवश्यक है। डीपीएसपी का जो भाग है, पार्ट है, भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रकृति जो है सकारात्मक और
अप्रवर्तनीय है, यानी कि पॉजिटिव है। जैसे कि आप इसको लेकर कोर्ट केस नहीं कर सकते कि ये जो सरकार है, जो डीपीएसपी में चीजें बताई गई हैं वो जो है जनता को उपलब्ध नहीं करा पा रही। वहीं फंडामेंटल राइट्स में जो है उसको लेकर आप कोर्ट केस मतलब कि कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। इसमें जो उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के बारे में बताया गया है, और दावा है कि सरकार का दावा जो है इसमें नागरिकों के विरुद्ध है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब संविधान संशोधन के द्वारा कुछ जोड़े गए हैं डीपीएसपी में, उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था। इसके माध्यम से आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A को जोड़ा गया था। संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1978 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 38 में भाषा में परिवर्तन हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखें। 86वां संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में आया है, 2002 में हुआ था। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष को जो है हटाकर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा सरकार द्वारा दी जाएगी, ऐसा अमेंडमेंट किया गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। आर्टिकल 43 ख जोड़ा गया था, जो कि सहकारी संस्थाओं के लिए बनाया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नीति निर्देशक तत्व का जो विभाजन होता है वो 3 प्रकार से होता है: गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा के आधार पर। अब गांधीवादी विचारधारा में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं ये एग्जाम में पूछ सकता है, और पूछा भी गया है। अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48, ये जो 5 आर्टिकल हैं ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हैं। समाजवादी विचारधारा से जो संबंधित आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 42, 43 और 47। वहीं उदारवादी विचारधारा से जो आर्टिकल रिलेटेड हैं वो है 44, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, 51, 47 और 48। ये नीचे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 47, 48 आप देखेंगे कि गांधीवादी विचारधारा में भी है और उदारवादी विचारधारा में भी है। वहीं 43 आर्टिकल जो है वो गांधीवादी विचारधारा में भी है और आपके समाजवादी विचारधारा में भी है। तो ऐसे मतलब कि एग्जामिनर जो है प्रश्न क्रिएट कर सकता है कि डीपीएसपी का वो कौन सा आर्टिकल है जो कि गांधीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना होगा आर्टिकल 47 और आर्टिकल 43 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो आर्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। जैसे डीपीएसपी के जो आर्टिकल है अनुच्छेद 36, ये राज्य की परिभाषा को तय करता है। आर्टिकल 37 क्या करता है कि डीपीएसपी जो है प्रवर्तनीय नहीं है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38A जो है वो सरकार जो है संविधान संशोधन न्याय की स्थापना का करता है। आर्टिकल बी जो है सबको रोजगार, आय व अवसर की असमानता को कम करने की बात करता है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में भाषा में परिवर्तन हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखें। वहीं अनुच्छेद 39(1) क्या कहता है? महिला व पुरुष आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। आर्टिकल 39(2) क्या कहता है? देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग होगा। आर्टिकल 39(3) क्या कहता है? उत्पादन साधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। आर्टिकल 39(4) क्या कहता है? स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 39(5) क्या कहता है? नागरिकों को स्वास्थ्य की रक्षा करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 39(6) क्या कहता है? बचपन व यौवन को शोषण से बचाना राज्य का कर्तव्य होगा, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर जो है आपका आर्टिकल 39A आता है जो कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता इसमें इंगित है। वहीं आर्टिकल 40 क्या कहता है? पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण की बात करता है। ये बहुत शॉर्ट में लिखा गया है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये केवल प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होगा आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। जो हम सारे के सारे आपके सिलेबस में 200+ टॉपिक दिए गए हैं उसका हस्तलिखित नोट्स हम यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे पराक्रम बैच में। और पराक्रम बैच से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है आप लोग उस वहां पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, फिर आपको पूरी प्रोसेस वहां पे बता दी जाएगी कि आप उसमें कैसे ऐड होंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं आर्टिकल
41 के बारे में। कुछ दशाओं में रोजगार का अधिकार होगा, संरक्षण होगा, बेरोजगारी, बीमारी, वृद्ध और विकलांगों की बात यहां पे की गई है, दिव्यांगों की बात की गई है आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 42 कार्य न्याय संगत और महिलाओं को प्रसूति सहायता से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखें। आर्टिकल 43 मजदूरों के लिए है, निर्वाह मजदूरी प्लस कुटीर उद्योग का विकास। वहीं आर्टिकल 43 ए जो है उद्योगों के प्रबंध मजदूरों की भागीदारी के लिए है, और आर्टिकल 43 बी जो है ये सहकारी संस्थाओं की उन्नति से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये 97 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, और आर्टिकल 43 ए जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जो है जोड़ा गया था, इसको आप लोग ध्यान रखें। आर्टिकल 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता। अब देखिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे पीटी और मेंस दोनों में यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज्यादा प्रबल है। फिर आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा पालन पोषण ये सरकार इसके लिए प्रबंध करेगी। शिक्षा प्रबंध जो है 86वां संविधान संशोधन 2000 के थ्रू किया गया था, और ये फंडामेंटल राइट्स 21 में भी ये बताया गया है राइट टू एजुकेशन के बारे में, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है आर्टिकल 46 शैक्षिक आर्थिक हितों का विकास एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ये आर्टिकल 46 कहता है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है, लोक स्वास्थ्य के सुधार, पोषाहार का स्तर ऊंचा उठाया जाएगा, मादक पेय पदार्थ उत्पादन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये आर्टिकल 47 कहता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। आर्टिकल 48 क्या कहता है, गाय व अन्य दुधारू पशुओं के वध पर निषेध और कृषि व पशुपालन का विकास से रिलेटेड है आर्टिकल 48, इसको आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। आर्टिकल 48 ए क्या कहता है, पर्यावरण वन्य जीव झील नदियों का संरक्षण से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखें। और आर्टिकल 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्थल के संरक्षण से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 50 यानी कि आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बात करता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं 51 ऐसी विदेशी नीति जो अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करती है, ये उससे संबंधित है आर्टिकल 51, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तो ये अभी तक का डीपीएसपी में आपका 36 से लेके पूरा 51 तक का आर्टिकल है। अब भाग 4 में जो डीपीएसपी है उससे इतर जो निदेशक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 335 जहां पे एससी एसटी आरक्षण प्रशासनिक दक्षता पर कार प्रभाव न पड़े, ये इससे रिलेटेड है। वहीं अनुच्छेद 350 का क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यक को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में सुविधा दी जाएगी। आर्टिकल 357 क्या कहता है, हिंदी भाषा के विकास की जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये भाग 4 से इतर निदेशक तत्व हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 335, आर्टिकल 350 ए और आर्टिकल 351, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक स्टेटमेंट है केटी शाह का, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि डीपीएसपी ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारा जो शेड्यूल है ये जो बनाया गया है 22 जून तक आरओ और पीसीएस के पीटी के लिए, अगर ये आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है और बेनिफिशियल लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेंगे। और साथ ही अगर आपको ये भी देखना है कि हमारे नोट्स कैसे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके यूपी स्पेशल का आप वहां पे फोल्डर देखिएगा, वहां पे 20 टॉपिक कराए गए हैं। वैसे ही आपको शॉर्ट नोट्स केवल 999 रुपीज में अवेलेबल रहेगा, और सारे के सारे आपके पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को आपको शॉर्ट नोट्स और ज्योग्राफी आपको मैप पे पूरा का पूरा मिलेगा, जो कि आपके पीटी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा यूपी स्पेशल वाला पार्ट, और अगर वीडियो वो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जिसका भाग जो कि भाग 4 का अनुच्छेद 51 का है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो भाग ये जो है 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश पर लाया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो लिया गया है ये सोवियत संघ रसिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है,
इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मूल कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना था। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के जो है द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 का जो है मतलब कि ये मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 क से रिलेटेड है और भाग जो है 4 का है। ये जो है प्रकृति इसकी अपरिवर्तनीय है, गैर न्यायोचित है और केवल नागरिकों के लिए है मौलिक कर्तव्य। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मूल कर्तव्य पहला जो है संविधान का पालन करें व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा जो हमारा मूल कर्तव्य है वो क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठवां है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का जो है सतत प्रयास करें। 11वां है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इन्हीं 3 टॉपिक प्रस्तावना, आपका डीपीएसपी, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, ये जो 4 टॉपिक है ना, प्रीएम्बल को जो ऐड कर लेते हैं, ये जो 4 टॉपिक हैं ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक एक पॉइंट आपको जो है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए। सारे के सारे आर्टिकल आपको फिंगर टिप में इसके होने चाहिए क्योंकि यहीं से एग्जामिनर जो है प्रश्न बनाने का ज्यादातर प्रयास करता है। तो अगर सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो और ये जो हमारा पराक्रम बैच चल रहा है, अगर ये आपको आपके आने वाले एग्जाम आरओ एआरओ और पीसीएस का जो पीटी होने की संभावना है जुलाई में 2024 वाले, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट लग रहा हो, ये हमारा जो हमने शेड्यूल बनाया है ये आपको यूजफुल लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही हमारे इस पराक्रम बैच में जुड़े और अपनी सफलता को और धार दें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ मिसलेनियस वाले। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।